आज हम बात करेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत जो हम पहला डिस्कस करेंगे वो होगा तुर्क शासन में बिहार। दूसरा हम बात करेंगे स्थानीय वंश जैसे कि कर्नाट वंश। तीसरा हम बात करेंगे सल्तनत काल में बिहार। चौथा हम बात करेंगे मुगल काल में बिहार। पाँचवा हम बात करेंगे अफगान शासक जैसे कि शेरशाह सूरी। और अंत में हम सिख धर्म के बारे में बात करते हुए मध्यकालीन बिहार की समाप्ति करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुर्क शासन में बिहार। आपको पता है कि तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है बिहार छोटे छोटे शासकों के अंतर्गत ये शासन चल रहा था बिहार में। उत्तर बिहार में जैसे कि कर्नाट वंश का शासन चल रहा था। बख्तियार खिलजी की जो पहली महत्वपूर्ण सफलता थी वो थी औदंतपुरी बिहार की विजय, जो कि 1198 में हुई थी। और औदंतपुरी जो है वो बिहार शरीफ में पड़ता है। बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर देता है। और इस विद्यालय में उसने आग लगवा दिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे पुस्तकालय बहुत सारे ऐसे मूल्यवान पुस्तक सब थी जिसे वो जल करके राख हो गया। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में जो है नदिया जो कि बंगाल में है उसमें चढ़ाई करता है। और सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक जो है वो लक्ष्मण सेन हुआ करते थे। लक्ष्मण सेन बिना जो है सो लड़े ही डरकर भाग जाते हैं। और बख्तियार खिलजी जो है इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, लखनौती की अपनी राजधानी बनाते हैं। जब जो है सो बख्तियार खिलजी जब वो जीत जाता है तो समझ में आ रहा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी के साथ जो है नालंदा को भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी वो नष्ट कर देता है। और इन सब विश्वविद्यालयों में क्या करता है, आग लगवा देता है। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया जो कि बंगाल में पड़ता है उस पर वो चढ़ाई करते हैं। और उस समय जो है उस जगह पर सेन वंश का शासक चल रहा था। और नदिया कुछ और नहीं, सेन वंश की राजधानी उस समय हुआ करता था। उस समय जो सेन शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। और बख्तियार खिलजी से बिना लड़े हुए वो डर कर के भाग जाते हैं। ठीक है। उसके पश्चात बख्तियार खिलजी जो है वो इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और बख्तियार खिलजी लखनौती को जो है अपना राजधानी बनाता है। आई होप कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है उसके एक अधिकारी जो कि अली मर्दान रहते हैं नाम से, वो उनका हत्या कर देते हैं। उनके सबको बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश है। मिथिला में कर्नाट वंश का शासन उस समय चल रहा था। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत जो है सो तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय होता है। बिहार में तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं वो आप हमें कमेंट में बताइए। कर्नाट वंश के जो संस्थापक है वो थे आपका नान्यदेव। कर्नाट वंश की जो राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़ जो कि वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक जो है नरसिंह देव ने उससे नजराना या कह सकते हैं भेंट देकर के सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश और सेन वंश में संघर्ष चल रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा जो है वो तिब्बती धर्मास्वामियों ने की है। ठीक है। सामान्यतः देखा जाए तो दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध जो है वो नजराना एवं भेंट का था, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो कि वो करते हैं 1324 से 25 में के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कर्नाट वंश थी वो कहीं ना कहीं सल्तनत काल वाले जो भी शासक थे उससे वो भेंट या कह सकते दोस्तियारा जो है सो वहाँ पे चलती थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने जब बिहार या कहें उस समय बंगाल जो है सो उस पर अभियान चलाते हैं तो कर्नाट वंश को जो है सो जीत लेते हैं और अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। गयासुद्दीन के जो है सो अभियान के समय कर्नाट वंश का जो शासक हुआ करते थे वो थे हरिसिंह देव। हरिसिंह देव जो है सो 1279 से लेकर के 1335 का जीवन काल समाज सुधारक भी ये मूल तौर पे रहते हैं। हरि सिंह इस वंश का जो है वो अंतिम शासक थे बिल्कुल, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इस पर अधिकार कर लेते हैं। उस समय जो है वो पंजी प्रबंध का विकास हुआ करता था।
अब हम सल्तनत काल में बिहार की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अखाड़ा का मतलब होता है जहाँ पे दो प्रतिद्वंदी आकर के जो है सो युद्ध करते हैं या फिर मारपीट करते हैं, जो भी करते हैं। आपने कुश्ती में देखा होगा, कुश्ती जहाँ पे होती है उसको हम अखाड़ा के नाम से ही जानते हैं। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। उनके पश्चात उनके पुत्र आराम शाह बनते हैं और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थान पे आसीन हो जाता है। ठीक है। और जो माफ़ कीजिएगा, जो गुलाम वंश है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है इल्तुतमिश ही करते हैं। उसने 1225 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल पर अधिकार करते हैं, किंतु यह अधिकार उनके अधिकारियों के समय जो है ख़त्म हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जो ये बंगाल और बिहार पे जो इल्तुतमिश अधिकार करते हैं, तो उनके जो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे उस समय जो ये अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब इल्तुतमिश जब तक जीवित रहते हैं तभी तक वो अधिकार वहाँ पे चलता है। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। तुगलक काल में आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो है सो 5 वंश ने शासन किया था। पहला जो है वो गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर जो है सो आपका उसके बाद सैयद वंश था और लास्ट में जो है वो लोदी वंश होता है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 में किया था। उस समय बिहार आया था और पटना और गया में उसने अभिलेख प्राप्त होते हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण भी जो है आपको देखने को मिलता है। तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी हुआ करता था वो था बिहार शरीफ। उस समय में बिहार शरीफ का नगर जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक इब्राहिम बया कहलाते थे। इनका मकबरा आपको बिहार शरीफ के पहाड़ी पर देखने को अभी भी मिल जाएगा। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना जो है तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है। तो आपको पूछ सकता है कि तबकाते नासरी में बिहार शब्द का नाम उल्लेख है तो ये किसने लिखा है? तो मिन्हाज उस सिराज ने जो है इस पुस्तक की रचना किए थे। नाउ अब हम अगर बात करें तो वो है अफ़गान शासक में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार के प्रशासक या यूँ कहे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र जो है बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफ़गान शासक महमूद लोदी जो है सो बाबर से बचने के लिए बिहार आ जाता है। ठीक है। बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध में बिहार के इन क्षेत्रों पर अफगानों को पराजित कर देते हैं और घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का जो है वो उदय हो जाता है। ठीक है। घाघरा युद्ध के बाद जो है वो बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः जो है अफगानों का उदय हो जाता है। और आपको पता है कि जो बाबर है उसी ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था, लेकिन उसके पुत्र जो हुमायूं हुआ करते थे उन्हीं को हरा करके बाबर ने दिल्ली तक पहुँच गया, माफ़ कीजिएगा, वो शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली तक पहुँच गया था। शेरशाह सूरी। अब हम शेरशाह सूरी के बारे में ही बात करेंगे। जो शेरशाह सूरी का जो जन्म होता है वो होता है 1486 ईस्वी में। उनके पिता जो है उनका नाम होता है हसन खां और यह जो है सासाराम के ज़मींदार हुआ करते थे। कौन? तो हसन खां, जो कि कौन थे? शेरशाह सूरी के पिताजी थे। और शेरशाह सूरी के जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? फरीद खां नाम था। ठीक है। लेकिन इसने बचपन में ही एक शेर को मार देता है, जिस खास वजह से जो है इनको शेर शाह जो है वो नाम पड़ जाता है। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को, देखिए इन्होंने ही जो है सो बहार खां जो है उन्होंने ही इनको शेरशाह की उपाधि दी थी, क्योंकि ये शेर को मार देते हैं तब, और ये हसन खां के शायद रिश्तेदार हुआ करते थे या कोई दोस्ती जो भी है। फिर शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र पर अपने अधिकार
कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो बहार खां की विधवा और शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां के, तो मेरे हिसाब से बहार खां जो है वो शेरशाह के पिताजी के कोई दोस्त थे या उस समय के कोई राजा हुआ करते थे, क्योंकि उनके ही विधवा बेगम से ब्याह करके जो है वो बहार जो है सो बिहार पर ये अधिकार कर लेते हैं। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लेते हैं। शेर खां कब? 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई कर बंगाल को पराजित कर उस समय पर अधिकार जो है उस पर कर लेते हैं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, जो कि हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने जो है सो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो आपको ये पता होगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में हुआ था, और इसी के समय जो है सो हुमायूं भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर बात होती है 1540 की, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज जो कि विलग्राम युद्ध होता है, इसमें हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की जो है वो स्थापना करते हैं। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी भी बनाया। इसका वर्णन जो है वो है आपका अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में आपको मिल जाएगा। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ की विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान, जो कालिंजर जो अभियान था उसी में गोला फटने के कारण शेरशाह घायल हो जाते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित जो है वो मकबरा का निर्माण करवाना प्रारंभ करवाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब देखिए इससे अगर आपको क्वेश्चन बना के दिया जाए ना, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि शेरशाह का जो मकबरा है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो आप लोग थोड़ा सा डाउट में आ जाओगे कि जो क्या कहते हैं मकबरा जो है वो मरने के बाद बनती है, तो आप कहोगे कि शेर खां तो बनवाया ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शेरशाह ने खुद इस मकबरा का निर्माण कार्य मतलब शुरू करवाया था। ये अलग बात है कि उसने पूरा नहीं करवाया, उनके पुत्र ने करवाया। तो स्टेटमेंट बना के देगा कि शेर खां ने मकबरा खुद से शुरुआत करवाया था, तो आप यहाँ पे कहोगे हाँ। अब ये पूछेगा कि ये किस स्थापत्य कला पर जो है वो आधारित मकबरा है, तो आप कह सकते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर जो है ये बना हुआ है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट बना करके ये एक प्राकृतिक झील के किनारे स्थित है, तो नहीं, ये कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। आपसे ये भी कह सकता है स्टेटमेंट बना करके ये षष्ठकोणीय है, तो नहीं, ये क्या है, अष्टकोणीय है। और किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से सॉरी। तो इस प्रकार से जो है स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछा जा सकता है, आप सचेत रहेंगे। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी जो है बनवाते हैं और शेर खां ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान जो है सो निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे मकबरा ने भी अपनाया था, माफ कीजिएगा, इसे बाद में इसे अकबर ने भी जो है वो अपनाते हैं इस प्रणाली को, जब्ती प्रणाली। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उनका पुत्र जो है वो जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर जो है वो बैठते हैं। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट जाता है। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर देते हैं। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। अकबर की ये जो है शासन चलती है। उसके पश्चात दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कर्रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन होता है। ताज खां कर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कर्रानी ने इसका विरोध किया है। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़ करके भागना पड़ जाता है।
दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध होते हैं। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल द्वारा एक सूबा या यूं कहें प्रांत का दर्जा दिया जाता है। अकबर द्वारा जो है मुनीम खां को बिहार का गवर्नर जो है सो नियुक्त किया जाता है। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति जो है सो बनाया गया और मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो जाता है। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया जाता है। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित होता है और इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना जो है वो प्राप्त होता है। जहांगीर जो है वो 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय जो है सो प्रांतपति जो है बनाता है और इसके पश्चात ये व्यवस्था बन जाती है कि जो राजकुमार होंगे उन्हीं को सिर्फ ये गद्दी प्राप्त होगी। तो राजकुमारों को हुई, उसके पश्चात जो भी बिहार में प्रांतपति या राज्यपाल आते थे वो जो है सो राजकुमार ही आते थे। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र जो है वो राजकुमार अजीब को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या यूं कहें सूबेदार नियुक्त करता है और अजीम खान ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण जो है सो कराता है। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक जो है वो राज्याभिषेक करवाते हैं। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है वो बिहार में होता है। अगर हम बात करें तो शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक जो है वो 1761 में पटना में होता है। ये विधिवत होता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद जो है वो कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का जो है वो भाग बन जाता है ना। उसके पश्चात क्या होता है, मुर्शीद कुली खां जो है वो 1727 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार रहते हैं। उसके पश्चात जो है वो सरफराज खान नवाब बनता है। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में होता है, सरफराज खां को पराजित करता है और बंगाल का नवाब जो है वो बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को जो है वो अस्थाई बना देता है और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर जो है उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है और वही हैं भी। बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की जो है वो यात्रा करते हैं। कौन? गुरु नानक देव। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी और अंततः ये होता है कि गुरु गोविंद सिंह पटना में ही जो है उनका जन्म होता है और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु बनते हैं और ये 10वें गुरु बनते हैं। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम जो है सो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को होता है और गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बनते हैं। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो है वो करवाते हैं। इसके साथ ही मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है वो ख़त्म होता है। इसके पश्चात हम आधुनिक बिहार है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में कोई अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कोई सुझाव होगा तो भी आपके जो है सो कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू सो मच।